सभी लोग लिखो, प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। अभी तक हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ एलिफैटिक एल्डिहाइड्स पढ़ा ना, अब लिखिए प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। बस बातें मत करो, ठीक है। देखो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखिए इसमें बाई ऑक्सीडेशन। पहले लिखिए बाई ऑक्सीडेशन। देखिए इसमें बाई ऑक्सीडेशन में टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड, टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड, ठीक है। अगर आप लोग बेटा बातें नहीं करो, टोल्यूइन में बेंजीन के ऊपर CH3, टोल्यूइन में क्रोमियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करोगे। देखिए इसमें CrO3 ऐड कीजिए इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, क्रोमियम ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। और फिर इसी में जो है लगे हाथ आप लोग एक ही स्टेप में जो है एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कर दो, H2O इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो बन जाएगा बेंजल्डिहाइड और एसिटिक एसिड अलग हो जाएगा। ये लिख लीजिएगा। टोल्यूइन का ऑक्सीडेशन किया गया क्रोमियम ऑक्साइड और एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में इन एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, ये बन जाएगा। एक तरीका तो ये, एक और तरीका है इसे करने का, वो है इटार्ड्स रिएक्शन। ये ज्यादा जरूरी है। अगली रिएक्शन आगे आ जाइए बेटा। अरे सभी लोग क्या बोला? इटार्ड्स रिएक्शन। सेम चीज बनानी है इस रिएक्शन में भी। देखिए बेटा, देखो टोल्यूइन में हम लोग पहले ऐड करेंगे CrO2Cl2, CrO2Cl2 और क्या इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। CrO2Cl2 की प्रेजेंस में एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन वो H2O के प्रेजेंस में जो है सीधा क्या बना देगा? बेंजल्डिहाइड। ये सीधे रिएक्शन आप लोग कहो तो बीच वाला स्टेप बता दे। हाँ बता दे। ये चीज, ये CrO2Cl2 जो है CH3 के साथ जुड़ेगा तो यहाँ के दो H, ठीक है, यहाँ के दो H जो है दो Cl के साथ कंबाइन करके HCl के रूप में अलग हो जाएंगे। उसके बाद बनेगा एडिशनल प्रोडक्ट। ये पहले एडिशनल प्रोडक्ट बना लो, बाद में HCl अलग कर लेना। OCrCl2OH, एक ये बनेगा और एक और CH OCrCl2OH OCrCl2OH, ये एक एडिशनल प्रोडक्ट बन गया। इस एडिशनल प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा ना जान के इसमें आप लोग पानी ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा? बेंजल्डिहाइड। सिंपल सा है। इटार्ड्स रिएक्शन आप लोग चाहो तो डायरेक्ट एक ही स्टेप में याद रख सकते हो, यही पानी डाल के ये डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। ये जो एडिशनल प्रोडक्ट बना है ये ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स होता है। शेखर इसका नाम बताओ CrO2Cl2 का।
पूछा भी नहीं तुमने, तुमको आता हो। क्रोमिल क्लोराइड, ठीक है। किसी के पास दो पेन है? बारिश में पढ़ने आ गई, पेन नहीं रही। वो तो भाई दे दो एक पेन। ऐसे बच्चे दो पेन नहीं किसी के पास, टका खा के आ गए 10-10 रुपए का, लेकिन पेन नहीं रखेंगे। हो गया? तो ये चीज दिमाग में रखना, ठीक है। टोल्यूइन से बेंजोल्डिहाइड बनाने का सीधा सीधा तरीका है ना। एक और तरीका भी है, याद रखोगे ये चीज, ठीक है। देखो बेटा, इसी में आप लोग ये तरीका भी लगा सकते हो, जैसे टोल्यूइन है तो टोल्यूइन का ऑक्सीडेशन किया, इसमें नेसेंट ऑक्सीजन डाला, तो ये एल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में बेसिक मीडियम में ये CH3 बना लेगा CH2OH। CH3 ऑक्सीडेशन करके क्या बना लेगा? CH2OH। इसका नाम क्या है? ये बेंजिल अल्कोहल, और बेंजिल अल्कोहल का फिर से अगर ऑक्सीडेशन कर दोगे वही एल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में, तो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। और अगर एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन कर दोगे तो एसिड बन जाएगा। सही है। तो इसमें आप सीधा 2 बार ऑक्सीडेशन करके बेंजल्डिहाइड बना सकते हो, 3 बार ऑक्सीडेशन करके बेंजोइक एसिड बना सकते हो, ठीक है। देख लो, सबसे लगातार जो बातें कर रहे हो तुम लोग, अखंडा, अमन, तो जूता खा के मानोगे कि चप्पल? हाँ, तुम लोगों को लग रहा है यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा, सुनाई दे रहा। बढ़िया के एक रिएक्शन करके दिखाइए, एक सिंपल सा कन्वर्जन है करके दिखाइए। बोले बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाओ, ये बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाना है। देखो बेटा, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड कैसे बनाओगे? देखो सब लोग इधर, सबसे पहले तो बेंजीन में आप लोग इधर ध्यान दीजिए, CH3Cl डाल दीजिए इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एनहाइड्रस। चलिए आचल, ये कौन सी रिएक्शन है, नाम बताइए। बेंजीन में CH3Cl डाला गया इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, कौन सी रिएक्शन है? आन्या, वेदांश, प्रांजलि, हाँ बेटा, अलग, जिया, पन्ना मत पलटो, अमन, निखिल, शेखर, अखंडा,
कोई तो बता दो। ये है फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन। अच्छा चलो चलो, ज्यादा डिस्कस मत करो। आप लोगों को भी पता है आप लोग कैसे हो, हमको भी पता है आप लोग कैसे हो। फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन 12वीं पहुंच के अगर आपको नहीं, अगर आप एनहाइड्रस AlCl3 नहीं पहचान पा रहे हो तो आप लोग को इसी पानी में जो है नहा लेना चाहिए। आपके थोड़े पाप धुल जाएंगे। ठीक है, बताओ मतलब हद हो गई है। ऑर्गेनिक पढ़नी है लेकिन फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं पता है। छोड़ो छोड़ो, आओ देखो अभी याद कर लेते हैं इसको। ठीक है, वैसे क्या क्या कोई मतलब नहीं। इधर ध्यान दीजिए, बातें मत कीजिए। अब यहाँ का एक H इधर इधर, ये H और ये Cl क्या बना देगा, और जाके CH3 ऊपर लग जाएगा। ठीक है शेखर, तो अब बताओ शेखर, CH3 से CHO कहाँ तक जाएगा? हाँ, कोई तीनों में से कोई एक दिमाग में बैठा दो, हम ये कहना चाह रहे हैं। बैठिए बेटा, बैठिए, जल्दी बैठिए, कहीं बैठ जाइए भाई, जहां जगह पर। देखो इधर सभी लोग, हम क्या करें इसमें, इटार्ट्स करवा दें कि KMnO4 से ऑक्सीडेशन करा दें? KMnO4 से ऑक्सीडेशन करा दो। इन KMnO4 से ऑक्सीडेशन करा दीजिए या इटार्ट्स करा दीजिएगा CrO2Cl2 से। ठीक है, देख लो, आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, आगे लिखते हैं। बेटा बातें नहीं करो। देखो, फिनॉल से बनाइए 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। थोड़ा फोकस करके अपनी अपनी कॉपी में, फिनॉल से बनाइए 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, इधर देखो, फिनॉल से 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो फिनॉल क्या होता है हमने, OH। अच्छा, बेंजीन के ऊपर OH। ठीक है, ये क्या होता है, 2 पे हाइड्रोक्सी और क्या बनाना है, बेंजल्डिहाइड। 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। 2 हाइड्रोक्सी जानिए, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का दूसरा नाम क्या है? हाँ सही बोल रही है, सैलिसिलएल्डिहाइड। अब बताइए बनाएंगे कैसे? स्वास्तिका बताइए बेटा, फिनॉल से 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड कैसे? CHCl3 डालते और बहुत बढ़िया। चलो कोई लोग तो है, इनको आता है। सबसे पहले इसमें हम लोग CHCl3 डालेंगे, सही है। तो CHCl3 डालने पे बेटा देखो, ऑर्थो पोजीशन का H और Cl क्या बना देगा, HCl, और एक बार पैरा पोजीशन का H और Cl क्या बनाएगा? तो हम एक ऑर्थो वाला बता रहे हैं आपको, बाकी प्रोडक्ट दोनों बनेंगे। OH, यहाँ का H और ये Cl ने क्या बना दिया, HCl, और यहाँ बन गया CHCl2। CHCl2 यहाँ जाके लग गया। अब कितने KOH डालोगे, 2 एक्वस KOH। 2 K और 2 Cl ने क्या बना दिया, और दोनों Cl की जगह कौन लग जाएगा, OH। ये H और OH क्या बना देगा, H2O, और ये बन जाएगा CHO आ गया और OH है ही। अच्छा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड के साथ 4 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी बनेगा। नहीं समझ पाए? दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। इस रिएक्शन का नाम क्या है तनिषा जी, क्यों प्रियम? इस रिएक्शन का नाम है रिमर-टिमान रिएक्शन। ठीक है, आगे सबको समझ में? देखो ये तो पहले कराई हुई रिएक्शन से सारी। चलो आगे। अरे बेटा
देखिए, चलिए अगला लिखिए, बनाओ बेंजीन से बेंजोफेनोन बनाओ। बेंजीन से बेंजोफेनोन। पहले तो भैया बेंजीन क्या है, ये है। बेंजोफेनोन क्या है, ये देखो, ये बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O बेंजो और एक फिनाइल ग्रुप लगा दो तो ये हो गया बेंजोफेनोन। ठीक है, बेंजोफेनोन, या इसका एक और नाम भी होगा डाइफिनाइल मिथेनोल। ठीक है, कैसे बनाएंगे, बेंजीन से बेंजोफेनोन। ये देखिए, इसमें आप लोग बेंजीन के ऊपर COCl ऐड कर दीजिए इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। दिख रहा है, ये वाला H और ये Cl क्या बना देगा, और बेंजीन जाके वहां लग जाएगा। ये सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं जो पढ़ चुके हैं। ठीक है, फ्रीडल-क्राफ्ट, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, ये सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। समझ गए? बढ़े आगे। अगला देखिए टॉपिक, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, पहले लिखो बेटा इसमें फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, देखो फॉर्मल्डिहाइड इज गैस एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड गैस है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स पे, और इसके बाद जो है एसिटल्डिहाइड से लेके 11 कार्बन तक, मतलब एसिटल्डिहाइड से लेके फर्दर 11 कार्बन तक ये क्या है, कलरलेस लिक्विड्स हैं। और उसके आगे जाओगे तो क्या हो जाएंगे, सॉलिड्स। क्या हुआ, हो गया, ये हो गया फिजिकल स्टेट। लिख अडर, 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 ओडर, ओडर क्या होता है, बदबू, ओडर मतलब बदबू, खुशबू। अच्छा, चलो अडर लिखो, unpleasant, बकवास अडर। लोअर एल्डिहाइड्स possess unpleasant odor। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे वो प्लेजेंट odor के होते जाएंगे। लोअर एल्डिहाइड्स अनप्लीजेंट, अनप्लेजेंट लोअर वाले, और हाइयर वाले क्या हो जाएंगे, प्लीजेंट, प्लेजेंट नहीं है। अपनी अपनी बातें। ठीक है, कीटोन्स क्या होते हैं, कीटोन्स तो परफ्यूम में इस्तेमाल होते हैं।
जो कीटोन्स होते हैं, हायर कीटोन्स, ये बहुत प्लेजेंट अडर होती है इनकी, इसलिए कहाँ इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, परफ्यूमरी में इस्तेमाल होता है इनका, समझ गए। और पोलैरिटी, पोलर होते हैं कि नहीं होते हैं, क्यों भाई ठंडा बताओ, क्या एल्डिहाइड पोलर है, क्या कीटोन पोलर है, कौन है इन दोनों में से, दोनों पोलर है। इस पे हल्का नेगेटिव होता है, इस पे हल्का क्या होता है, तो सीधी सी बात है, दोनों पढ़ चुके हो कि कार्बोनिल ग्रुप्स आर पोलर इन नेचर, इसलिए इनमें कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है, लिख लो पोलर इन नेचर। जल्दी जल्दी करो, आगे बोले, देखिए सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबिलिटी इन पानी, अब भाई पोलैरिटी तो है ही, हाँ भूलेंगे भूलेंगे, लोअर एल्डिहाइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, किसी भी मात्रा में, लोअर एल्डिहाइड्स आर soluble in water in all proportions, ठीक है। ये देखो, जैसे हमने कहा कि भाई कोई कीटोन है मान लो, तो इस कीटोन में हल्का सा क्या नेचर है, पोलर नेचर है, सुन लीजिएगा बेटा, पोलैरिटी की वजह से जब इसको पानी में डाला गया होगा तो पानी के H के ऊपर प्लस होता है ना, तो ये H इस O के साथ क्या बना देगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देगा। तो बीइंग पोलर इन नेचर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, इसीलिए पानी में घुल जाए। देख लो, दिस इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ, this is because of the formation of intermolecular hydrogen bonding, this is because of the formation of intermolecular hydrogen bonding of carbonyls with water, this is due to the formation of intermolecular hydrogen bonding of carbonyls with पानी, ठीक है। और पानी का पोलर नेचर है तो ये ऑब्वियस बात है, ठीक है। लेकिन जैसे पोलर नेचर ऑफ कार्बोनिल्स इन विद वाटर, जो भी बोलो, हाइयर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर लेस सॉल्युबल, हाइयर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर less soluble, higher aldehydes and ketones are less soluble, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा उनका पानी में solubility क्यों कम होता जाएगा, ये देखो जैसे CH3CHO है एक में और एक तरफ है देखिएगा CH3 CH2 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 CHO, तो इस वाले एल्डिहाइड में एल्काइल ग्रुप बड़ा है और बड़ा एल्काइल ग्रुप पानी में कम घुलता है और छोटा एल्काइल ग्रुप पानी में जल्दी घुल जाएगा, सीधी बात है ना। तो बड़े एल्काइल ग्रुप आने की वजह से पानी में सॉल्युबिलिटी क्या होती चली जाती है, कम होती चली, आया समझ, पक्का आ गया समझ, ठीक है। अगला देखिए बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अरे इधर ध्यान दो भैया, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, देखो जो एल्डिहाइड्स होते हैं या जो कीटोन्स होते हैं वो मोस्टली लिक्विड होंगे, जो हम लोग पढ़ रहे होंगे,
तो क्योंकि पहले से ही लिक्विड है, हमें उनको पानी में डालने की ऐसी कोई नीड नहीं है, हम लिक्विड की ही बात कर रहे हैं। तो जैसे आप समझ लीजिए कि एसिटल्डिहाइड है, ठीक है, तो एसिटल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो उसके करस्पॉन्डिंग एल्केन से ज्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि इसमें पोलैरिटी है, CH3C डबल बॉन्ड OH, इसमें हल्का नेगेटिव है, इसमें हल्का क्या है, पोलैरिटी की वजह से एक एल्डिहाइडिक ग्रुप दूसरे एल्डिहाइड ग्रुप के साथ क्या कर लेगा, इस पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये भी क्या है, डाइपोल, पोलर है, ये भी क्या है, पोलर है। तो इन दोनों के बीच में जो आपस में खिंचाव होगा उस खिंचाव को कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, एक तरीके का वैन डेर वाल्स फोर्स है। इस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ जाते हैं, जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग एल्केन। आया समझ में? देखो बॉइलिंग पॉइंट में, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ aldehydes and ketones, the boiling point of aldehydes and ketones is greater than those of corresponding alkanes. Greater than those of corresponding alkanes. ठीक है, अब हमको ये बताओ, यहाँ ये बना लेना कि इनका बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होता है। यार बॉइलिंग पॉइंट इज हायर ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ये बना लेना समझ में आ रहा है। हो गया। अब देखो इसी में एक बात और है, बेटा एक तरफ लिखा है CH3 इथीन, एक तरफ लिखा है CH3 CH2OH, एक तरफ CH3 CHO और एक तरफ CH3 COOH। सही सुन रहे हो? इसमें 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 और इसमें पहली बात तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, सबसे कम होगा, क्योंकि ना तो इसमें पोलैरिटी है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही कर पा रहा है, टोटल नॉन पोलर कोवेलेंट है। सही है। ये CH3CHO में जब आपने देखा तो इसका पोलैरिटी की वजह से इसका डाइपोल और इसका डाइपोल एक दूसरे को खींचते हैं, हाइड्रोजन का यहाँ कोई रोल नहीं है। मतलब इस वाले केस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो रहा है। समझ गए? इसका बॉइलिंग पॉइंट और इसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों में हाइड्रोजन का रोल है। ये भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके एसोसिएटेड मॉलिक्यूल बनाता है। अगर आपको याद हो CH3COOH और एक और CH3COH और O, H और O क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। H और O क्या बनाता है, तो एसिटिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड्स में भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से, एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स बनने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। और अल्कोहल्स में तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता ही है। सही है, यहाँ पे भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। तो इन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एल्डिहाइड के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है, क्योंकि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कमजोर बॉन्ड है, ये कमजोर है, और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। तो एक चीज नोट करके लिख लो, सिंस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इज वीकर फोर्स than intermolecular hydrogen bonding, since dipole dipole interaction is weaker force
than intermolecular hydrogen bonding therefore corresponding alcohols and carboxylic acids corresponding alcohols and carboxylic acids corresponding alcohols and carboxylic acids possess greater boiling point than aldehydes and ketones corresponding alcohols and acids possess boiling point greater than aldehydes and ketones. सही है. अब इसमें भी किसकी ज्यादा होगी, जैसे मैंने कहा कुछ देखो बेटा, करस्पॉन्डिंग मास वाले हम लोग कुछ चीजें ले रहे हैं. करस्पॉन्डिंग मास वाले देखना, एक तरफ है प्रोपेन CH3 CH2 CH3, सही है. एक तरफ है प्रोपेनल CH3 CH2 CHO, फिर एक तरफ है प्रोपेन 2 ओन CH3 CO CH3, फिर है अल्कोहल CH3 CH2 CH2 OH, फिर है कौन एसिड CH3 COOH. अब सबके मॉलिक्यूलर मास देखो, सबके मॉलिक्यूलर मासेस लगभग बराबर आएंगे. इसका मॉलिक्यूलर मास 12 12 12 36 39 41 नहीं, कम पड़ गया क्या? इसका ब्यूटेन कर दो, इसको ब्यूटेन कर दो. अब इसका कितना आएगा? 12 12 12 12 48 50 50 52 55 58. इसका कितना आएगा? 12 12 12 36 39 40 42 58. सही है. इसका भी उतना ही आएगा, दोनों आइसोमर है एक दूसरे के. इसका कितना आएगा? 12 12 12 36 4 40 4 44 60. इसका भी 60 ही है. सही है. अब देखो सबका मॉलिक्यूलर मास लगभग क्या है? बराबर ही है. लेकिन ये कौन है? एल्केन है, नॉन पोलर है, सबसे कम डाइपोल मोमेंट, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट, फिर इसकी फिर ये. चलो, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज समझ में आ गई. इसके बाद लिखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. केमिकल प्रॉपर्टीज पहली केमिकल देखो रिएक्शंस ही पढ़नी है हम लोगों को. पहली केमिकल प्रॉपर्टी लिखिए इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस. ठीक है. चलो बड़े सबसे पहले लिखिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में देखो बेटा, एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शंस. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस. पहले तो हमको ये बताओ, कितने लोगों को ये नहीं पता है कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? मतलब सबको पता है न्यूक्लियोफाइल क्या होता है. तो डिस्कस क्यों कर रहे हैं आपस में? पता है ना? बताइए भाई, फिर इसी बात पे कौन बताएगा? हाँ, तुमको नहीं पता है और किसी को नहीं पता है, बाकी सबको पता है भाई. चलो अच्छी बात है. तो बताइए फिर और क्या. आंचल बताइए बेटा. न्यूक्लियस लविंग इज न्यूक्लियोफाइल, करेक्ट है. तो न्यूक्लियस लविंग मतलब कौन होंगे?
बस इतना ही याद किया था भैया मैंने। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस ग्लैंड। अरे आसान तो है। न्यूक्लियोफाइल मतलब पॉजिटिव चार्ज की चाह रखने वाले, मतलब खुद क्या होंगे, नेगेटिव। सही है। तो अगर किसी रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ रहा है, मतलब एक नेगेटिव चीज आके जुड़ रही है, एक ऐसी चीज जिसको पॉजिटिव चार्ज की चाह है वो आके जुड़ रही है, तो वो क्या कहलाएगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का पहला टाइप क्या बोला हमने, एसिड कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, देखो भैया सब लोग देखिए क्या बोला हमने, एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शंस। सबसे पहले इसमें थोड़ी बातें लिख दो। अच्छा, नाम से समझ में आ रहा है, एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शंस का मतलब क्या हो गया, वो रिएक्शन जिसमें कैटलिस्ट कौन होगा, एसिड होगा। सही है, तो इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान लिख लो। देखो, द रिएक्शंस ऑफ वीक न्यूक्लियोफाइल्स सच एज अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स, the reactions of weak nucleophiles, कमजोर न्यूक्लियोफाइल, like ammonia and its derivatives are carried out in acidic medium, are carried out in acidic medium। समझे हमने क्या बोला? देखो, अगर आप लोग बेटा अमोनिया से जुड़ी कोई रिएक्शन कर रहे हो, अमोनिया अगर आप सबको पता है NH3 के ऊपर N के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर। इसका मतलब इसको ये इलेक्ट्रॉन रिच है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच है मतलब इसको पॉजिटिव चार्ज की चाह होगी, मतलब ये एक क्या है, ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। अब अमोनिया या इसके डेरिवेटिव्स, अब इसके डेरिवेटिव्स बहुत सारे हैं भाई। इसका डेरिवेटिव CH3NH2 भी है, मिथेनामाइन है ना। इसके डेरिवेटिव हाइड्राजीन है, NH2NH2। सही है, इसका डेरिवेटिव फिनाइल हाइड्राजीन है। अरे अभी सब डिटेल में बताएंगे बारी बारी। मतलब हम समझाना क्या चाह रहे हैं कि अमोनिया और अमोनिया जैसे दिखने वाले जिसमें N हो, इनको कहते हैं अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव्स, जिनकी रिएक्शन जब हम पढ़ेंगे तो एसिड कैटलाइज्ड वे में पढ़ेंगे। मतलब कैटलिस्ट कौन होगा इनका, एसिड होगा। और इनको जनरली वीक न्यूक्लियोफाइल्स कहा जाता है, जिनको ज्यादा चाह नहीं लेकिन है ना। तो भैया एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन में चल देखते हैं, सिंपल सा। सबसे पहले होगा क्या कि एक एल्डिहाइड या एक कीटोन, बेटा समझिएगा ये टॉपिक आप समझ लीजिए कि अगर नहीं पल्ले पड़ा, अगर ये टॉपिक नहीं पल्ले पड़ा हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि आप लोग आपस में बात ही करते रहते हो, है ना। इधर ध्यान दो। और ये नहीं समझ में आया, हाँ मेरी बात, तो फिर आने वाले टॉपिक्स आप भूल गए या कुछ पढ़ने पड़ेगा आपको, और अगला चैप्टर भी भूल गइएगा फिर, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हम लोग कोई एक एल्डिहाइड या एक कीटोन उठा लो, ठीक है, कोई एक एल्डिहाइड कीटोन, ऐसा कुछ, ठीक है। अब ये कायरल सेंटर भी हो सकता है, ठीक है। ये मतलब वो क्या कहते हैं, वेज और डैश, मतलब कुछ भी हो सकते हैं। सॉलिड वेज हो सकता है, डैश हो सकता है, पता है सर। सॉलिड वेज हो सकता है, डैश हो सकता है, कोई भी नाटक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन जनरल हम क्या कह रहे हैं कि ये कार्बोनिल ग्रुप है फिलहाल। उस कार्बोनिल ग्रुप में एसिड कैटलाइजेशन, मतलब कि कैटलिस्ट एक एसिड है। एसिड में क्या होता है, H+ आयन। एसिड में क्या होता है, तो H+ आयन मान लीजिए आपने इसमें डाला, तो किसी कीटोन में H+ आयन या एल्डिहाइड में H+ आयन डालने से ये H+ कहां की तरफ अटैक करेगा, C और O में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, O। इलेक्ट्रोनेगेटिव सबको पता है क्या है, पक्का। तो O की तरफ ये बॉन्ड टूटेगा, जिसकी वजह से O पे क्या चार्ज आ जाएगा, और कार्बन पे क्या आ जाएगा। अब ये H कहां चला जाएगा,
O पे तो RCr कार्बन पे प्लस और ये OH हो जाएगा। अब एसिड कैटलाइजेशन से लाभ क्या हुआ वेदांश? एसिड कैटलाइजेशन से लाभ ये हुआ कि कार्बन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। कार्बन का पॉजिटिवली चार्ज होने का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता। ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। भाई एक तो अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स वीक न्यूक्लियोफाइल, और वीक है तो अगर डायरेक्ट इन पे अटैक कराओगे तो बेचारे पॉजिटिव पे जा नहीं पाएंगे, ये बॉन्ड को तोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए एसिड कैटलिस्ट क्या करता है, पहले इस O पे जाके कार्बन को इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस कराता है। अब जब कार्बन को इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस होगी तभी तो बेचारा अमोनिया आके उसके लोन पे इस पे आके चिपक जाएंगे। नहीं समझ पाए? अब जो है क्या होगा, ये पॉजिटिव अब एक न्यूक्लियोफाइल जिसपे कौन सा चार्ज होता है, या फिर उस पे क्या हो सकता है, तो एक न्यूक्लियोफाइल जो है अब एक न्यूक्लियोफाइल जो है इस पॉजिटिव पे आ जाएगा। बोलो आया समझ में? इस प्रकार से हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। यहाँ आके न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया और ये OH बन गया। बोलो बात समझ आई? एसिड कैटलिसिस का काम समझ में आया? फॉर वीक न्यूक्लियोफाइल्स, उसके नीचे ये लिख लीजिएगा और ये सब पेपर में आएगा। इधर देखो, ये जो कार्बन है शुरू में इस कार्बन में इधर देख लो, ये 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन थे। 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हो गया ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है, मतलब कहने का ना कमी है ना ज्यादा है। तो ना कम है ना ज्यादा है, तो कैसे न्यूक्लियोफाइल यहाँ आगे जोड़े? तो H+ हमारी मदद करता है। H+ क्या करता है, यहाँ पे जब अटैक करता है तो ये पाई बॉन्ड टूट के दोनों इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, O पे, और H जाके यहाँ जुड़ जाता है, जिससे कार्बन गरीब हो जाता है। पहले तो ये बढ़िया था, मजबूत आदमी था, लेकिन इसने अटैक कर दिया ना, तो अब ये गरीब हो गया। अब ये गरीब हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो अब न्यूक्लियोफाइल को मौका मिला, अब यहाँ के आगे जुड़ गया। अभी नहीं समझ पाया? ये भैया अदानी है और ये हिंडनबर्ग है, जानते हो? तुम लोग वही दुनिया जी रहे हो। ये H फॉर हिंडनबर्ग, छोड़ो अच्छा क्या ना तुमको की केमिस्ट्री समझ आती, ना फिजिक्स, ना वर्ल्ड अफेयर समझ आते, केवल 90 मिनट समझ आते हैं। अगर ये देखो बेस कैटेलाइज्ड, बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन, बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन। अब भैया बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन कब होगी, जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स होंगे। देखो फॉर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स, मजबूत न्यूक्लियोफाइल्स के लिए कोई मजबूत न्यूक्लियोफाइल बता सकते हो निखिल? कौन भाषा बोल रहे हो? हाँ चलो ठीक है, साइनाइड। अब आप ऐसा समझिए कि हम ऐसा कहें बेटा, एक मजबूत न्यूक्लियोफाइल की हम बात कर रहे हैं। अब एक मजबूत न्यूक्लियोफाइल है NuH, HCN, ऐसा आप ऐसे समझिए बेटा, इधर ध्यान दीजिए। अब ये न्यूक्लियोफाइल अभी न्यूक्लियोफाइल है नहीं कि है, अभी तो ये NuH है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन है, तो पहले इसमें OH डालेंगे। ये OH क्या करेगा, H को खींच के क्या बना देगा, जिसकी वजह से Nu अब क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल। अब बात समझ में आई कि नहीं आई? अब ये भाई साहब न्यूक्लियोफाइल जो है वहीं जाएंगे। अब क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो इन्हें जो है इसे पहले गरीब बनाने की जरूरत है नहीं, ये डायरेक्ट अटैक मारेगा। ये पाई बॉन्ड इधर टूटेगा, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ जाएगा, मतलब आपकी हाइड्रोजन की जरूरत नहीं पड़ी। Nu, बोलो ये बात समझ आई? अब इसके पास एक H2O के पास एक H है ना, जो यहाँ से OH ने लिया था। भाई OH तो कैटलिस्ट है, H2O के पास क्या मौजूद रहेगा,
तो यहाँ पे अगर आप अब H2O ऐड करते हो तो H2O का H यहां चला जाएगा और OH माइनस जो है कैटलिस्ट के तौर पे अलग हो जाएगा। ये बेस कैटलाइज्ड नहीं पल्ले पड़ा। चलो अब दोनों पे एक एग्जांपल देते हैं। एसिड कैटलाइज्ड कब होगी, बेस कैटलाइज्ड कब होगी और किस तरीके से एडिशन होगा। हाँ जी, हाँ अब देखो इधर सब लोग, एक बार हमने क्या किया, CH3CHO में एक बार अमोनिया डालेंगे और एक बार CH3CHO में या CH3 में HCl डालेंगे। यहाँ पे भी CH3 ले सकते हो या H ले सकते हो, जो आपकी मर्जी हो, है ना। अब इसके बाद चलो अमोनिया कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग के वीक। बेटा देखो वीक न्यूक्लियोफाइल है। वीक न्यूक्लियोफाइल का मतलब ये हो गया कि एसिड कैटलाइज्ड होगा। अब एसिड कैटलाइज्ड का मतलब यहाँ पे आप चाहो तो वो H+ लगा सकते हो। अब यहाँ H+ लगा देते हैं, ठीक है। और ये कौन सा कैटलाइज्ड होगा, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो ये बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन होगी। लिखने की जरूरत नहीं, लिखना हो लिख दीजिए, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ये NH2 रिएक्शंस बहुत आसान है, मैकेनिज्म तो मैंने आपको बता ही दिया, पहले समझ लीजिए। NH3 का मतलब होता है H और NH2, सही है। पहले क्या होगा इधर देखो, देखिए मतलब ये इतना सब कुछ अंदर होगा, लेकिन पेपर में आपको उतना सब करना नहीं है। आपको क्या करना है वो हम डायरेक्ट बता रहे हैं। पहले H जाएगा इधर, इसके पाई बॉन्ड को इधर तोड़ेगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा प्लस, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। H उठ के O के साथ OH बना देगा और यहाँ कार्बन पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और ये NH2 के N का लोन पेयर जाके इसके साथ जुड़ जाएगा। नहीं समझ पाए, मतलब O के साथ H जुड़ेगा और C के साथ कौन जुड़ेगा, तो टेक्निकली ये बनेगा CH3CCH3, O के साथ जुड़ा H, H गया O के साथ, C के पास गया NH2, ये बन गया। बोलो आया कि नहीं आया समझ में। अब इधर आ जाओ, अब यहाँ पे भी मैकेनिज्म जाए दो कि बताए मैकेनिज्म। ये H कहाँ जाएगा, O पे, और CN किस पे जाएगा, भाई पाई बॉन्ड यहाँ टूटा, यहाँ आया माइनस, H गया यहाँ आया प्लस, CN गया इधर, बात खत्म। अब उसके अंदर का मैकेनिज्म क्या है वो हम आपको समझा चुके हैं। ये बन गया, ये बेस कैटलाइज्ड या एसिड कैटलाइज्ड, ठीक है। रिएक्शन तो बहुत इजी होंगी, आसान नहीं है, बहुत 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 बढ़िया पैसा है फार्मा में, बस ज्ञान होना चाहिए, समझे। इसलिए कह रहे हैं शेखर पढ़ाई करो, ठीक बेटा। देखो इसके बाद रिलेटिव रिएक्टिविटी, अभी रिएक्शन शुरू नहीं की है, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है। देखो रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, relative reactivity of aldehydes and ketones towards nucleophilic attack, मतलब अब भाई इधर ध्यान दो इसकी बात। अब मान लीजिए कि हम समझा क्या रहे हैं, सब लोग इधर देखो कि एक तरफ है HCHO फॉर्मल्डिहाइड, एक तरफ है CH3CHO एसिटल्डिहाइड, एक तरफ है CH3COCH3 कीटोन, सही है। पहले बेसिक वाला बताते हैं। तो इन तीनों में चाहे हम लोग एसिड कैटलाइज्ड कराएं वेदांत, चाहे बेस कैटलाइज्ड कराएं, दोनों ही केसेस में न्यूक्लियोफाइल कहाँ आके जुड़ेगा, कार्बन पे। न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे जुड़ेगा, और कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल तभी आके जुड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल खुद क्या है, नेगेटिव, कार्बन क्या है, पॉजिटिव। अगर हो जाए न्यूक्लियोफाइल है नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन रिच, और कार्बन है इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन जितना कम इलेक्ट्रॉन रखेगा अपने पास, इसके लिए उतना आसान है अटैक कराना। रशिका बेटा इधर देखिए तो समझ में आएगा ना। फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई ये
जितना पॉजिटिव मतलब जितना कम इलेक्ट्रॉन इसमें, ये उतनी ज्यादा आसानी से अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल तो नेगेटिव है ही, इसका क्या होना जरूरी है, तो ये जितना ज्यादा पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल उतनी आसानी से क्या कराएगा, अटैक। अब हमको ये बताओ इसमें और इसमें किसमें कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी किसमें है, किस कार्बन में? पहले वाले कार्बन में इलेक्ट्रॉन की कमी सबसे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे, देखा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बन को इलेक्ट्रॉन रिच करना चाह रहे हैं। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो कार्बन थोड़ा रिच हो रहा है, और यहाँ कार्बन गरीब है, मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या है इसमें, मतलब पॉजिटिव है। तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक अटैक किसमें हो सकता है, फॉर्मलिटी में। एक तो ये हो गया, बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? दूसरी चीज है हिंड्रेंस, एक तो ये हो गया। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, केवल इंडक्टिव इफेक्ट, इसी में हम रुकावट पैदा कर देते हैं। इसी में मान लो CH3 CH2 C CH2 CH3 ला दें, तो आने वाले न्यूक्लियोफाइल के लिए, समझिए लिख लीजिएगा, हमसे कहाँ जाना है, आने वाले न्यूक्लियोफाइल के लिए न्यूक्लियोफाइल यही अटैक करेगा, ये और ये रुकावट हो गए। अब देखो अब आने वाले न्यूक्लियोफाइल के लिए और रुकावट है, कम रुकावट है, और रुकावट है, हिंड्रेंस बढ़ गई, तो ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा अटैक करेगा। अब आने वाले न्यूक्लियोफाइल के लिए और रुकावट पैदा करते हैं, नहीं समझ में आ रहा है? तो जितनी ज्यादा, अब यहाँ बहुत रुकावट है, तो इसका मतलब ये सबसे कम, समझ में आया? ये तो देखो इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ रहा है, प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, जानते हो ना इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे, तो प्लस आई इफेक्ट के बढ़ने से और स्टेरिक हिंड्रेंस के बढ़ने से न्यूक्लियोफिलिक अटैक कमजोर हो जाता है। नहीं समझ में आया? तो देख लेना ये चीज, विद इंक्रीज इन प्लस आई इफेक्ट एंड स्टेरिक हिंड्रेंस, nucleophilic attack decreases. क्या डालें? जैसे एरोमेटिक हो जाए हमारा, तो मान लीजिए बेटा बेंजीन पर CHO बेंजल्डिहाइड, ठीक है, या फिर बेंजीन पर COCH3, या फिर बेंजीन बेंजोफेनोन, ये से। अब हमको ये बताइए किसमें हिंड्रेंस ज्यादा है, हिंड्रेंस इसमें ज्यादा है, तो हिंड्रेंस ज्यादा होगा तो न्यूक्लियोफाइल किसमें आसानी से अटैक करेगा, तो बेंजल्डिहाइड ज्यादा, फिर एसिटोफेनोन, फिर बेंजोफेनोन, ठीक है, ये बात समझ आ गई। लेकिन अब हमको ये बताओ, एक तरफ है CH3 CHO और एक तरफ है बेंजल्डिहाइड, इसमें किसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ज्यादा होगा, किसका कार्बन ज्यादा अवेलेबल होगा, मतलब किसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, किसमें, इसमें। क्यों? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, टेक्निकली माइनस आई इफेक्ट हो रहा है और रेजोनेंस भी हो रहा है। एक तो बेंजीन की रिंग जो है इलेक्ट्रॉन खींचने वाली रिंग है, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, मतलब माइनस आई इफेक्ट हो रहा है, और रेजोनेंस की वजह से भी इलेक्ट्रॉन खींचती है तो प्लस आर इफेक्ट भी हो रहा है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, प्लस आई हो रहा है। तो इसमें
इसमें इलेक्ट्रॉन कम है इसलिए ये अटैकिंग ज्यादा हो। नहीं पल्ले पड़ा, किसको नहीं आया बता देंगे, पूछ लो उसमें क्या है। नहीं आया। ये CH3 इलेक्ट्रॉन देता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया, ये बेंजीन इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कम है मतलब ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। समझ में भैया, देख लीजिए एक